जिला संवाददाता बलरामपुर, और राकिब खान जी, आप दोनों से आग्रह है कि नरेंद्र सिंह जी का, विश्व विजय सिंह तोमर जी का स्वागत करेंगे। शेखर गुप्ता जी से अनुरोध है कि कार्यक्रम को संचालित करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा नीटू भी, आपका भी, और विश्व विजय सिंह तोमर जी आपका भी, क्योंकि देखिए युवाओं की अगर बात करें, आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं, भाजपा सरकार भी है और कहा जाए तो साए साए काम भी हो रहा है। कैसा देखते हैं युवाओं के प्रति प्रेम सरगुजा में खास करके? बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज के इस मंच के लिए आप सबको। और मुझे याद आ रहा है कि 6 महीना पहले हम लोग बैठे थे और आज फिर से बैठने का मौका मिला है, लेकिन जो उस समय भी हम लोगों ने विषय रखा, जो बातें कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको स्वीकार किया और उस पर ही निर्णय दिया है। तो विष्णुदेव साय जी बहुत अनुभवी नेता हैं, लंबे समय तक देश के संसद में उन्होंने हमारा नेतृत्व किया है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सरपंच से वो भी आए हैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक का अनुभव है और एक बहुत ही सौम्य संवेदनशील मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है। तो निश्चित रूप से साए साए भी अच्छा काम होगा। और अभी तो लोकसभा चुनाव का आचार संहिता में कुछ समय चला गया, हमारा चुनाव बीते अभी 6 महीना हुआ है, तो जो भी 3 महीने 4 महीने काम करने के लिए मिले हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, और जिन वादों के साथ जो मोदी जी के नाम पर, मोदी जी की गारंटी के नाम पर हम लोगों के बीच में गए और लोगों ने यह विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और कांग्रेस ने जिन वादों के साथ जो आए थे और 5 साल में जिस रूप में उसके साथ खिलवाड़ किया, उसको गोल गोल चक्कर लगाया, तो लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि ये 3 साल एक बार थे, उसके बाद 15 साल के लिए चले गए, उसके बाद फिर से एक 5 साल का मौका मिला था। तो मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी और आने वाले लगातार कई वर्षों तक भाजपा छत्तीसगढ़ में लोगों की सेवा करेगी। हमारे साथ नरेंद्र सिंह टुटेजा जी भी हैं, आप हॉस्पिटल भी देखते हैं, उसके साथ साथ अंबिका वाणी समाचार पत्र में भी आप हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना, फिर सरकार, पिछली सरकार की बात कर लूं और अभी वर्तमान सरकार की बात कर लूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं अभी, और सरगुजा का कितना विकास देख पा रहे हैं? धन्यवाद शेखर भैया और पूरे साधना न्यूज परिवार को इस अवसर देने के लिए। निश्चित तौर पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन के लगभग 35 से अधिक वर्ष, और मेरे परिवार की बात करूं तो 6 से ज्यादा दशक हो गए हमें इस स्वास्थ्य सेवा में सरगुजा जिले में कार्य करते हुए। ये जो बदलाव अभी, और विशेष करके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना लागू होने के बाद जिस ग्रास रूट लेवल पर लोगों को जो मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। ये इतनी बड़ी योजना है कि आज मैं कहता हूं कि धनाभाव में या किसी को आर्थिक कारणों से किसी के इलाज में कोई रुकावट नहीं आ रही है। इसके लिए बारंबार मैं कहता हूं, कोटिसह वंदन करता हूं कि कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की स्थिति में, जब वास्तव में हमने देखा है कि केवल सरकारी अस्पतालों तक लोगों का सीमित हो जाता था आर्थिक अभाव के कारण, और अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इस योजना के साथ संलग्न कर लिया गया है, ये इतनी बड़ी चीज है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने आधारभूत संरचना में रोज बढ़ावा कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हमेशा साथ में जोड़े रहिएगा, क्योंकि अभी भी सरगुजा में बहुतायत ऐसे अंचल हैं, कई ऐसे विकासखंड, ब्लॉक या पंचायत स्तर तक है जहां पर बहुत बड़ा काम करना शेष है। ये चुनौतियां स्वास्थ्य सेवा में आज भी बहुत बड़ी हैं। हमें एक पूरे समूह के रूप में सरगुजा को आगे ले जाने की बात सोचनी होती है। मैं कभी ये दृष्टिकोण रख के नहीं चलता कि प्राइवेट हॉस्पिटल, या हमारे जेहन में और हमारे उसमें जो हमारे सम्मानीय आदरणीय विधायकगण बैठे थे, उन्होंने जो दिल से एक बात रखी, जो ऊर्जा के साथ वे आगे सरगुजा को ले जाना चाह रहे हैं, उसी भावना और उसी ऊर्जा और उसी जोश के साथ हम भी बस ये चाहते हैं कि सरगुजा में स्वास्थ्य सेवाएं इतने आगे जाएं
कि कभी किसी बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए हमें बाहरी शहरों का मुंह ना ताकना पड़े। अंबिकापुर को मेडिकल कॉलेज की जो सौगात मिली है, उसमें इतने आगे एडवांसमेंट हो, इतने डॉक्टर्स की उपलब्धता हो, सुपर स्पेशलिस्ट आए कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। आप सोच सकते हैं सरगुजा संभाग की जो जनसंख्या है वो अपने आप में किसी छोटे मोटे प्रदेश के बराबर है, या कई ऐसे तो छोटे देश होंगे जिनकी जनसंख्या हम लेके चलते हैं। तो आज भी हमारे पास करने को इतना अवसर है, सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति, अच्छी नीयत। और मेरा मानना है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट का एक दूसरे से सहयोग और सामंजस्य रहे तो आने वाले दिनों में आपको बीमारियों पर नियंत्रण और साथ ही साथ लोगों की जो अकाल कई दुर्घटनाओं इत्यादि से उसमें हम काफी हद तक बचाव ला पाएंगे। और सरगुजा इस दिशा में बहुत अच्छा कर रहा है। धीरे धीरे ये सुविधाएं और बढ़ेंगी, लोगों को और ज्यादा इस बारे में स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। चूंकि आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलाते हैं, अगर देखा जाए, अगर सरकार से सामंजस्य की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है, कई प्राइवेट हॉस्पिटलों से हमने बात भी की है, आयुष्मान का जो पैसा को लेकर हमेशा रहता है कि आयुष्मान का पैसा सही समय पे नहीं मिल पाता है, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपना संचालन करने में काफी तकलीफों का सामना करो। इसमें क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत सही विषय आपने उठाया है शेखर जी। वास्तविकता है, हम सबकी यही गुजारिश होती है। देखिए, प्राइवेट कोई भी संस्थान हो, कोई भी व्यवसाय हो, उसे चलाने के लिए कई संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और आप समझते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसा सेक्टर, इतना संवेदनशील क्षेत्र है, जहां आप एक, अगर मैं अनुमानित रूप से बोलता हूं, अगर आप 50 बिस्तर का एक अस्पताल चला रहे हैं, जैसे मेरी बात करूं, तो कम से कम 300 से 350 की संख्या में हमें कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी के हिसाब से ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिंग केयर, चिकित्सक और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ्स की जरूरत पड़ती है। अब आप ये समझे कि बिना आर्थिक अब आप ये मानते हैं कि हर जनता, हर व्यक्ति आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज कराना चाहता है, क्योंकि सरकार ने इतनी बड़ी फ्लैगशिप योजना दी है जिसका लाभ हर एक को मिलना चाहिए। अब वो उस स्थिति में हमारे पास अगर सीधे तौर पे जो एक तरीके से अर्थ का प्रवाह होता था वो कहीं ना कहीं रुक चुका है। हम लोगों को आयुष्मान से लाभ दे रहे हैं, लेकिन अगर वो पैसा समय पर नहीं आता है तो ये मान के चले कि कहीं ना कहीं अस्पताल को संचालित करने में हमारे हॉस्पिटल संगठन बने हुए हैं, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, कई बार ये बातें हमने रखी हैं और संवेदनशील सरकार है, उन्होंने इस बात को समझा भी है। कुछ बजट संबंधी दिक्कतें आई थी जिसे समय पर दूर करने का आश्वासन दिया गया है। हम भी पूरे सब्र के साथ रहते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि कभी काम बंद ना हो, लेकिन निवेदन सरकार से हमेशा रहेगा कि अगर समय पर ये हमें बिल पास हो और हमें समय पर भुगतान मिले तो निश्चित रूप से जो काम करने का एक और जो एक दृढ़, एक जो स्पीड है, जो गति है, वो एक अलग ही आनंद रहेगी उसमें। निश्चित रूप से युवा हैं आप, किस प्रकार विकास को देखते हैं अंबिकापुर में? क्योंकि अगर आपकी सरकार की बात करूं, सरकार आने के बाद कितना विकास हो पाया है? मुख्यमंत्री जी के सरगुजा संभाग के रहने के कारण एक कहीं ना कहीं उम्मीद तो ज्यादा है ही सरगुजा के लोगों की। मैं चूंकि मेडिकल फील्ड की बात हो रही थी और हम लोगों ने, जब विपक्ष में हम सब थे और युवा मोर्चा ने, एक भाजपा युवा मोर्चा ने बड़ा एक आंदोलन भी चलाया स्वास्थ्य की कमियों को लेकर ही। मुख्यमंत्री जी बहुत ही चिंतित हैं, जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बजट में भी हमारा प्रावधान हो गया है। और हम लोगों का भी मानना है, और मैं आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई है इस बारे में, क्योंकि वो जहां से हैं, कुनकुरी, जशपुर, वहां के मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो अंबिकापुर रेफर होते हैं और बहुत ही गरीब रहते हैं, यहां रहने का सारी चीजें, और फिर यहां से यदि उनको रायपुर या कहीं और हायर सेंटर में भेजना पड़ता है तो बहुत कष्टदायक हो जाता है। तो शासकीय सुविधाएं एक बाधा कुछ होता है, कुछ लिमिट्स होती है, लेकिन हमारा सिर्फ मांग ये, हमारा मानना ये है कि हमारे लोग रायपुर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में रेफर नहीं होंगे। हमको इतनी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि 350 किलोमीटर की जो जर्नी है, रास्ता चूंकि अभी अच्छा बन गया है तो 4 घंटे 5 घंटे लगभग लग रहे हैं, रास्ते खराब थे तो 9 घंटे हमारे लग रहे थे, और एम्बुलेंस में मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसका विरोध हमने, जबकि स्वास्थ्य मंत्री यहां के थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही इसको गंभीरता पूर्वक लिया है कि जैसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनता है तो खासकर जैसे न्यूरो है और जिन सुविधाएं ऐसी जो हमारे यहां नहीं है, जिसके लिए हमको रायपुर जाना पड़ता है डीकेएस में या मेकाहार, ऐसा वो हम अंबिकापुर में डेवलप कर लेंगे, ताकि इन 6 जो जिले हैं हमारे संभाग के, यहाँ के लोग कोई सुविधा, इलाज की जो सुविधा है वो अंबिकापुर में ही मिल जाए। पहला एक इलाज का जो सबसे जरूरी चीजों में से एक है। दूसरा, अभी नगर निगम के जो बजट के जो मामले हैं, पिछले 5 साल में हमारे नगर निगम में जो बजट का हाल इन्होंने करके रखा है वो डॉक्टर रमन सिंह के 1 साल के बजट से कम था। तो उन चीजों पर भी चर्चा हुई है, और चूंकि वित्त मंत्री जी ही हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं,
और उनका एक बार आना हो चुका है, वो प्रशासनिक बैठक भी ले चुके हैं। तो जो प्रमुख प्रमुख मुद्दे हैं, जो हमारे नीड्स या लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जिनके कारण लोग परेशान रहे, उनसे उनको अवगत करा दिया गया है। और बहुत ही गंभीरता से, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, सरगुजा में भी रहे हैं, तो वो उन चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि चाहे सड़क का मामला हो, चाहे नगरीय क्षेत्रों के विकास का मामला हो, या जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, अब देखिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि केंद्र की योजनाओं को ही सही तरीके से हम राज्य लागू कर दे, केंद्र और राज्य की योजनाओं को सही तरीके जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे पंचायत, जिला पंचायत, जनपद, वो लागू कर दें, तो बहुत सारी चीजें ढक जाती हैं। दिक्कत कहां हो रही थी? सेंट्रल पैसा भेज रहा है, स्टेट रोक रहा है, स्टेट हमारे शहर में भेजना नहीं चाह रहा है। तो ये दिक्कत है, ये दिक्कतें अभी दूर हो गई हैं। डबल इंजन की सरकार है और हमारी जो मांगे होंगी वो बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से ऊपर से आकर के नीचे तक डिलीवर हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीजों का समाधान ऐसा हो आप जाएगा। नगर निगम की एक बात छेड़े हैं, तो परिसीमन की अगर बात की जाए, जो अभी विपक्ष बहुत ज्यादा हावी हो रहा है पक्ष के ऊपर, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष हावी नहीं हो रहा है, विपक्ष बिलबिला रहा है। ये जो नाटक पिछले चुनाव में इनकी सरकार आने के बाद जो ये लोग किए थे, वो चीजें खत्म हो रही हैं। आप देखेंगे कि जब फाइनल प्रकाशन होगा तो जैसा 2009 में चुनाव हुआ है, जैसा 2014 में चुनाव हुआ था, जिन वार्डों को लेकर के लगभग थोड़ा सा चेंजेस इसलिए आएंगे कि जो खाली क्षेत्र थे, जो उस समय अंबिकापुर का आउटर एरिया है, जो मैदान दिखता था या ऐसा था, वो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो शहरी घनत्व, तो देवीगंज रोड में तो जनसंख्या नहीं बढ़ी, लेकिन जो आउटर वार्ड है, जैसे दर्रीपारा का मठपारा हो गया, खैरबार वाला एरिया हो गया, मायापुर का एरिया हो गया, तो जो आउटर है, चाहे इधर फुंदूर डिहारी हो गया, उधर जनसंख्या बढ़ी है, लोग उधर ही आकर बसेंगे नए लोग। अब जो घने बसे हुए बस्ती है, देवीगंज रोड, सदर रोड, ब्रह्म रोड की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो उस संतुलन का ध्यान रख करके, जनसंख्या को देख करके और संतुलन को देख करके परिसीमन हो रहा है। और परिसीमन का जो सुझाव है हमारे लोगों ने भी दिया है, प्रशासन खुद से भी कर रहा है। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले 10 साल के मेयर भी होके गए हैं, उनका भी सुझाव मायने रखता है। बहुत ही संतुलित और इस शहर के हर एक वार्ड, हर एक लोगों को सामंजस्य बना करके बहुत अच्छा होगा, ये विश्वास है। और इनकी बिलबिलाहट इसलिए है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने उटपटांग किया था कि अग्रसेन वार्ड यहां है, उसको खरसिया नाका तक खींच दिया था। इंदिरा गांधी वार्ड था जोड़ा पीपल में, उसको मठपारा में प्रकट कर दिया था। 1100 वोटर को वार्ड वो हो गया था, लेकिन उनको वार्ड वहां ही बनाना है, उसको शहर से हटाना था, क्योंकि वहां से बीजेपी जीतती है। तो ये सब जो गड़बड़ियां इन लोगों ने की थी, वो गड़बड़ियां खत्म हो रही, इसलिए इनको तकलीफ हो जा रही है, क्योंकि इनको आने की कहीं संभावना दिख नहीं रही है। एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि आप एक समाचार पत्र से भी जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य सुविधा में कितना लाभ मिल पाया सरकार आने के बाद? देखिए, नई सरकार के गठन में भी 6 महीने हुए और जैसा सबको विदित है कि आचार संहिता और इन सब चीजों में लेकर के समय बहुत ज्यादा नहीं में आ रहा था कि ये शायद आयुष्मान का एक किस्त सरकार आने के बाद ही आई है। जी देखिए, वही मैंने कहा कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार पे जब बात आती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हर सेक्टर पे पड़ता है। केंद्र और राज्य में एक ही सत्ता दल की सरकार होने पर इसका निश्चित तौर पे आपको हमेशा पॉजिटिव प्रभाव दिखेगा। हॉस्पिटल्स के संचालन में भी देखिए, चूंकि आयुष्मान की योजना में बहुत बड़ा योगदान जो है वो केंद्र सरकार का रहता है, अंशदान कुछ राज्य सरकार का रहता था। अब ये जब बजट पे बात आती थी तो कहीं ना कहीं रुकावट, जैसा विश्वजीत भैया ने बताया, जो भी चीजें होती थी उसमें कहीं ना कहीं एक दलगत राजनीतिक भावना कहीं ना कहीं काम कर जाती थी और उसमें पिस जाते थे हम लोग। अब ये स्थिति बनी है कि चूंकि पूरा एक तरीके से केंद्र और राज्य की सरकारों के द्वारा ही बजट पारित किया जाना या बजट भेजा जाना है, तो अभी तो फिर भी रुका हुआ है। देखिए, जो सच्चाई है अभी फिर भी काफी महीनों से पेंडिंग है, धीरे धीरे आ रहा है। कुछ बीच में आया, फिर सुनने में आ रहा है कि कुछ और बजट आ रहा है जो आवंटित होगा। हमारा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करें। सरकार अपने आप में बहुत कुछ करने को सक्षम है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी काफी कुछ करना बाकी है। केवल अपने अधोसंरचना से, या अभी ऐसी स्थितियां नहीं है, सरगुजा में खासकर निचले तबके की ओर से देखें तो अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या इतने मैन पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो पूरे स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी हो अपने बलबूते पे ले सकें। तो अभी हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए, हमारा एक ही विजन, एक ही मिशन है, सरगुजा विकसित हो, सरगुजा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और सरगुजा में लोगों को जितनी ज्यादा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें ताकि उनका जीवन स्तर और निरोग रहें, दीर्घायु जीवन हो सके। जो एक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है, पहला सुख निरोगी काया या सेहत हजार नेमत, ये इसलिए भी है कि देखिए, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है
तो आपकी तमाम, चाहे वो जितनी भी चीजें आपके पास हों, वो गौण हो जाती हैं, वो द्वितीयक हो जाती हैं। आज भी मैं ये मानता हूं कि अब जो काम करने की दिशा में हम आ गए हैं, वो ये है कि बीमारियों से लड़ने के लिए तो हमें काम करना ही है, बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए हमें एक पैरेलल व्यवस्था साथ साथ बना के चलनी पड़ेगी। और इसके लिए जो भारत की प्राचीन पद्धतियां हैं, एलोपैथिक के साथ साथ हमें आयुर्वेद और इनको बढ़ावा देना होगा, आयुष को बढ़ावा देना होगा। हम इस चीज को लेकर के चलें कि हम स्वस्थ जीवन शैली किस तरह अपनाएं, कैसे बीमारी, जैसे आप देख रहे हैं कि कैंसर एक महामारी का रूप ले चुका, तो हमें कहीं ना कहीं समस्याओं के पीछे तक जाना होगा, उसकी जड़ पे जाना होगा। सरगुजा में किस तरीके से कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इन चीजों में कारण बन रही है, धूम्रपान, नशा एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरीके से उन्मूलन के क्षेत्र में काम चल रहा है, सरगुजा जिला प्रशासन स्वास्थ्य में हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम जिस तरह से समर्पित होकर लगी है, वो दिन दूर नहीं जब हम इस तरीके के टीबी और अन्य जो क्षय रोग और इत्यादि हैं, इनको हम उन्मूलित कर पाएंगे। और खासकर नशा मुक्ति और तंबाकू निषेध के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, कुल मिला के दोनों सेक्टर पे पैरेलल काम करना पड़ेगा। अगर हम केवल बीमारियों से इलाज करेंगे तो नई पीढ़ियों में हमें, जनसंख्या इतनी हमारी है कि हम अभी भी पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाए हैं। तो पीएचसी सीएससी स्तर के जो काम हो रहे हैं वो अपनी तरफ से सरकार बढ़ाए। मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी एक बहुत बड़ी मांग है हम सबकी। आज भी न्यूरो, कार्डियो, नेफ्रो, गैस्ट्रो और इन तमाम चीजों के लिए लोगों को तत्काल प्रभाव से जाना पड़ता है, जिनकी आर्थिक और शारीरिक परिस्थितियां खराब होती हैं। तो मैंने जो अनुभव लिया अपने 35-40 सालों के कार्य से कि सरगुजा में बहुत बदलाव आए, स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, पॉजिटिव परिवर्तन हुए, धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं। बस वो समय आना चाहिए कि हम सारी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उन्हीं के दरवाजे पे, उनके जिले में, उनके शहर में उनको मिल सके। ये कोशिश हम सबको मिलकर करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एजाज। धन्यवाद नरेंद्र सिंह टुटेजा जी और विश्व विजय सिंह तोमर जी। मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अब्दुल रशीद जी, जिला संवाददाता बलरामपुर और शेखर गुप्ता जी, सरगुजा हेड साधना न्यूज को मैं आमंत्रित करूंगा कि आज अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।